Hello everyone, welcome to my new channel Educational Hub. Myself वैष्णवी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो कल हमने मीजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, कंजर्वेटिव और डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल भी पढ़ लिया। तो रेप्लिकेशन के बाद आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन एक क्या बोलते हैं हम उस ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा, रेप्लिकेशन में क्या करता है, जो डीएनए होता है वो अपनी खुद की कॉपी बनाता है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक तो इंग्लिश में होता है ट्रांसलेशन, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, इन विच राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सिंथेसिस, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। मैं इस वीडियो के बाद ट्रांसलेशन इस वीडियो में तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसका वो पूरा मेथड बताऊंगी कि ट्रांसलेशन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो सेंड करूंगी। और तो अब तक हम तो हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले ही लिया है। जैसे हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसलेशन। और फिर आरएनए से डीएनए बन रहा है कौन से एंजाइम यूज़ करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वो होता है हमारा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या होगा, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। देखो जो आरएनए होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। लेकिन इन तीनों में से जो मेन रोल होता है वो राइबोसोमल आरएनए का होता है। 90% वो रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, अब सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो ये हो गई। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, यूकैरियोटिक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर हम जब पढ़ेंगे तब हमें इस बात का पता लगेगा। प्रोकैरियोटिक तो जो ट्रांसलेशन होता है वो एक बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तुरंत बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा इसका रीज़न ये होता है कि कुछ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोड्यूस होंगे जो उसको डिग्रेड कर देगा। इस वजह से प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद ही प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यूकैरियोटिक में जबकि एक डिसकंटिन्यूअस होता है। जो वो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की सब यूनिट होती है वो होती है 30S और 50S, जो टोटल 70S। अब आप लोग कहोगे 50 और 30S तो 80S होता है, यहाँ पर 70S कैसे हुआ, क्योंकि वो जो 30S वाली यूनिट है वो 50S को स्वेट बर्ग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आया S वाली होती है, S को हम बोलते हैं, हमने यहाँ पे S इसलिए यूज़ किया, यानी S यहाँ पर किसके लिए है, स्वेटबर्ग यूनिट के लिए। एक साइंटिस्ट थे, उनकी यूनिट रखी गई है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जिसकी जो सब यूनिट होती हैं वो 50S और 30S होती है। तो यहाँ पर आ गया 70S। उसके बाद यूकैरियोटिक में कितना होता है, 60S एंड 40S, तो वो बनाता है 80S वाला राइबोसोम। तो हमारे अंदर यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है। तो बेसिक चीज़ें सबको ही पता है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अभी हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, ये जो होता है फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का एमआरएनए से, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में। और जबकि यूकैरियोटिक एमआरएनए कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। एमआरएनए आर अनस्टेबल लाइफ फॉर फ्यू सेकेंड टू 2 मिनट। जो एमआरएनए होती है वो कैसी होती है, मतलब अनस्टेबल होती है फॉर फ्यू मिनट्स। एमआरएनए आर क्वाइट स्टेबल फॉर फ्यू आवर्स। ये कैप इंडिपेंडेंट इनिशिएशन होता है, इसमें कैपिंग टेलिंग सब प्रेजेंट होती है, और इसमें कैप डिपेंडेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं भी होती और होती भी है। ये बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस। अभी मैंने ऊपर बताया था
कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए एक फास्ट प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता रहता है, थोड़ा स्लोअर प्रोसेस होता है। इसमें 3 इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, IF1, IF2, IF3। ठीक है, IF3 क्या करेगा, अभी जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो उसमें इनिशिएशन में IF3 फैक्टर क्या करता है, 50S को फर्दर बाइंडिंग करने से प्रिवेंट करता है। बस अभी इतना याद रखना है। और IF2 फैक्टर क्या करता है कि tRNA को लेकर आता है, tRNA को लेकर आएगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर, वो GTP के साथ IF2 फैक्टर लेके आएगा और IF1 फैक्टर ए साइट पर आकर किसी भी मॉलिक्यूल को बाइंड होने से प्रिवेंट करता है। ये मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी और नोट्स को साथ में लिख कर दूंगी। अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन होता है, प्रोकैरियोटिक में 3 इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, IF1, IF2, IF3, और इसमें 10 होते हैं, EIF1। ई मतलब यूकैरियोट्स, IF1 इलॉन्गेशन इनिशिएशन फैक्टर, IF1A1, IF3, IF4, IF2, EIF2, EIF4B, EIFG, EIFE, EIF5, EIF5B। इन सब का जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन में भी बताऊंगी। और इसमें हम बात करते हैं सबसे मेन, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मल मिथ्योनिन आकर अटैच होता है, इसमें एमिनो एसिड आकर अटैच होता है। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो के एंड में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।